रखने के लिए और किसानों को जीवित रखने। ये सातरा बांध पर लड़ने वाले लोहा जी यहाँ बैठे हैं जो बीड़ जिले में है, यहाँ के बाजू का। एक जगह बांध बनने वाला था, दूसरी जगह मोड़ा गया क्योंकि किसी को पानी चाहिए था, वो वहीं से मिलता और किसी को जमीन बचानी थी। और ये राजनेतागिरी आज किसानों को शास्त्रीय या वैज्ञानिक कहते हुए भी जो आयोजन या जो परियोजनाएं थोप रही है वो सही तो न किसानों के, न प्रकृति के, न ही समतावादी नियोजन के और विकास के कुछ नहीं है। इसलिए साथियों, नर्मदा बचाओ कहने का केवल नहीं संभव है, जो कि सबसे बड़ी चुनौती है। लाखों का विस्थापन और लाखों हेक्टेयर की अति उपजाऊ जमीन का नष्ट होना, पर पानी के नियोजन में और एक बात है जो मैं अभी नहीं कहती, उससे बनने वाली पन बिजली, ऊर्जा की नीति भी जो आज देश में अपनाई जा रही है, उसमें पन बिजली यानी हाइड्रो पावर को तो क्लीन एनर्जी कहा जाता है। ये सस्ती और साफ सुथरी, यानी इससे कोई प्रदूषण नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं, ऐसा एक आभास निर्माण किया जाता है। जबकि वो 25% देश की ऊर्जा की जरूरत पूरे करने वाली बिजली भारत की बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। वो पानी के बड़े स्रोत जो नदियों के कछार हैं, छोटे छोटे वाटरशेड जैसे जलग्रहण क्षेत्र, उनके नियोजन उनसे शुरू होना चाहिए, हर बूंद से शुरू होना चाहिए, छोटे फिर बड़े होना चाहिए। आखिर में आप बड़ी नदी पर पहुंचे तो पहुंचेंगे, तब तक पहुंचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद। लेकिन ये पूरी सोच बाजू में रखकर पूरे कछार को एक नदी घाटी को ही हम इकाई बनकर प्लानिंग करेंगे, ये भी एक विचारधारा 86 के वाटर पॉलिसी से आने लगी है। वो पूरी इस कब्जाधारित नीति, जिसमें जल का उपयोग उन लोगों को जिनको जरूरत नहीं है तो भी स्विमिंग पूल से लेकर गाड़ियां धोने तक सब ये चाहिए, और ऊर्जा के लिए भी जो ऊर्जा शहर में जितनी चाहिए जला सकते हैं, ऐसी एक राजनीति और अर्थनीति है। और उसके लिए अधिकाधिक ऊर्जा पैदा करने वाले यानी पन बिजली पैदा करने वाले बांध पानी के उपयोग का भी एक प्रकार से खात्मा करते हैं। क्योंकि बिजली के लिए पानी भरे रखना, सूखा है तो मराठवाड़ा में छोलापुर जैसे जिले में या अन्य कई जिलों में आपको बताऊं, एक बाजू शुगर फैक्ट्रीज खींचती है, उनके गेस्ट हाउसेस तक का पानी खींचती है, न केवल गन्ने तक का, करने की बात तो करने की जरूरत नहीं, पर दूसरी बाजू अगर उस इसी बांध का उपयोग मल्टीपर्पज यानी बहुउद्देशीय परियोजना है तो बिजली के लिए भी चाहिए। तो कितना भी सूखा हो, लोग मरते हो, तो भी वो बिजली के लिए पानी भर के रखते हैं। बाद में अचानक छोड़ना पड़े अगस्त में, सितंबर में, तो नीचे वालों को बाढ़ भुगतनी पड़ती है, उसकी भी उनको परवाह नहीं होती है। क्योंकि बिजली एक चमचमाती चीज और ऊर्जाधारित विकास की पूरी एक सोच में एक प्रमुख कैपिटल, प्रमुख पूंजी मानी गई है और उसी के आधार पर सब कुछ दुनिया में चल रही है। तो ये सभी हकीकत है। इतना ही कहकर हम लोग संघर्ष निर्माण के लिए अपने अपने क्षेत्र में इस पूरे परिप्रेक्ष्य को रखते हुए, उसका विश्लेषण रखते हुए, उसके विकल्प रखते हुए बात करें। इतना ही कहकर अभी जो दो वक्ताओं ने अपनी बात रखी, वेदा जी और डॉक्टर लोहिया, हमारे साथियों में से किसी को अगर कुछ सवाल पूछना है वेदा जी को या डॉक्टर लोहिया को, तो केवल दो साथी सवाल पूछे, उसके बारे में फिर वो आपको उत्तर देंगे। नमस्कार, मुंबई बड़े प्रमोद शेळके आणि काही मित्रमंडळ पण आलेले, तर वडखेळच्या संदर्भात तुम्ही जे प्रयत्न केले
वटक्याचं प्रकरण तुम्ही हाताळलं त्यावेळेस तुम्ही तिथे आले आणि त्यावेळेस आम्ही तुम्हाला भेटलो होतो आणि त्यावेळेस तुम्हाला आम्ही जे क्रेडिको कंपनी विषय तुम्हाला विषय काढला होता आणि खरंच म्हणजे ते आता तुम्ही बघितलं लोकमतमध्ये की जवळपास कंपनीने जवळपास 7 ते 8 वर्षापासून जी सुकना नदी आहे त्या सुकना नदीवर डायरेक्ट त्यांनी रात्री ते चोरूनचं पाणी सोडायचेच पण त्यांचं जे स्पेंड वॉश असतं ते सुद्धा त्यांनी टँकरद्वारे बऱ्याचशा शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये त्यांनी बऱ्याच जमिनी त्यामुळे नापीक झालेली आहे. तर त्याच्यामध्ये आम्हाला जवळपास 30 ते 40% आम्हाला यश आले. ती कंपनी बंद पडली आहे सध्या, परंतु ते फक्त आम्हाला एक लॉलीपॉप दिल्यासारखं वाटलं होतं. त्यांनी पावसाळ्याच्या 4 महिने त्यांना कंपनी ती बंद करावीच लागते त्यांना, त्याच्यात तसं नियम नाही. परंतु आतापर्यंत जी चारुदत्त पालवे जी कंपनीच्या पालवाची पती त्यांचे जे संचालक मंडळ आहे 11 लोक त्यांच्यावर आतापर्यंत त्यांच्यावर काही गुन्हा झालेला नाही. त्यांनी जे त्यांनी फक्त कंपनी बंद करायचे आदेश दिलेले, परंतु त्यांनी जे 8 वर्ष जे कुकर्म केले, जे शेतकऱ्याच्या जीवाशी खेळले आणि त्याच्यापर्यंत अजून काही सुद्धा परिणाम त्यांच्यावर झालेला. त्याच्यावर तुम्ही काय बोलत? कंपनी की कहानी जो गर्दसी है, जो राज्य के वही और कोई एक मुद्दा ऐसा था मेरा कि हम हमें सालों से जानते हैं कि शक्कर की मार्केट जिसके हाथ में उसके हाथ में इतनी सत्ता है और इस शक्कर की लड़ाई में इतना करप्शन रहा है कि उसका कोई हद ही नहीं है। सालों से कोई ना कोई करप्शन के इश्यू में अटकता है और महाराष्ट्र में जो शक्कर के नेता कहेंगे तो हमारे शरद पवार जी है। और शक्कर की जो संगठन है मतलब कमेटी जो बनती है उसमें अगर हम देखेंगे तो ज्यादा करके कई सालों से मोहन गुनानी नाम जी के अक्सर नाम सामने आता है जिनका करप्शन में भी नाम उठाया गया था, पर उसके बाद में उसमें से उनको शायद बाहर निकाल दिया गया था जो हुआ था। लेकिन वही वो अक्सर वही जो है वो ट्रेड यूनियन के लीडर जैसे पैन जैसा ऑर्गेनाइजेशन उसको आज भी वही लीड करते हैं। तो ये जो शक्कर है ये शक्कर ही पूरा खेल करती है, वही हमको मराठवाड़ा में भी नजर आ रहा है, वही हमें बाकी जगहों पे भी नजर आ रहा है। तो इतने सालों से जो हम बात कर रहे हैं कि एक होके कहीं पे तो हमें डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाहिए, तो क्या और दूसरी तरफ में हम शुगर फ्री की जो एक अलग परिभाषा सब जगह पे सुनाई देती है शुगर फ्री क्या होता है। तो ये जो दो तरफा खेल भी है, मतलब देखा जाए तो शक्कर एक तरफ हम शक्कर डेवलपमेंट की बात करें, दूसरी तरफ शुगर फ्री की हर जगह मार्केट में एक बात चलती है। तो कहीं क्या ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर इसी तरह के शुगर फ्री पैटर्न्स मतलब कि हम कुछ तैयार कर सकते हैं क्या जहाँ पे शक्कर को ही सीधा फटका पड़े, मतलब जो मार्केट से शुगर फ्री बात कर रही है वो शुगर फ्री नहीं, पर हमारा कोई शुगर फ्री पैटर्न नया एक नए तरीके से हम कुछ लेके आ सकते हैं कि ताकि उसका विरोध हो सके, लेकिन एक अलग ही पैटर्न से शुगर फ्री पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, लॉबी को हटाओ। एक तो महाराष्ट्र के बाहर से आए हुए लोगों को महाराष्ट्र की शुगर फैक्ट्रीज की जो कोऑपरेटिव्स महाराष्ट्र के राजनेताओं